हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पहले से ही क्या फिजिक्स का वीडियो मिल रहा था, आप लोगों को आज फिजिक्स 10th फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर नंबर 3 दो लेक्चर हो चुका है। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर दो वीडियो देख लीजिएगा तो ये वीडियो ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक ना। तो आप दो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों को क्या मिल जाएगा। तो देख लीजिए, प्रकाश का क्या है, परावर्तन चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। लेक्चर नंबर हम लोग क्या 3 करने वाले हैं। और जो लाइव टाइम है, जो लाइव हम लोग आते हैं तो लाइव आप लोगों को क्या ये वीडियो 8 AM में यानी सुबह 8 बजे आप लोगों को मिलेगा। तो हम पहले वीडियो में हम समतल दर्पण को देख चुके हैं। समतल दर्पण के बारे में जितना गुण है, उपयोग है, उसका सब कुछ हम देख चुके हैं। क्योंकि जो दर्पण था वो दो प्रकार के होता था, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से अगले वीडियो में हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग क्या गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो गोलीय, पहले दर्पण किसे कहते हैं, तो वह परावर्तक सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे, वह परावर्तक सतह जो प्रकाश की किरण को परावर्तित कर दे उसे हम दर्पण कहते हैं। और दर्पण का एक भाग हमेशा रंगा हुआ होता है। दर्पण का एक भाग हमेशा रंगा हुआ होता है। अगर रंगा नहीं है तो लेंस हो जाएगा। तो इसीलिए दर्पण का एक भाग हमेशा क्या होगा, रंगा होगा। और जो समतल दर्पण था वो उसका परावर्तक सतह क्या था, समतल। ये था क्या, समतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह समतल था। यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, इसको लौटा देगी, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण। तो समतल दर्पण आप लोगों को क्या समझ में आ गया है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का अंश हो। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का अंश हो, जो किसी खोखले गोले का क्या हो, अंश हो। मतलब गोलीय दर्पण जो खोखले गोले का अंश हो, मतलब वो क्या खोखला हो और क्या गोला का एक अंश हो। देख लीजिए, कहीं ना कहीं जरूर ये क्या एक गोला बना रहा होगा, कहीं ना कहीं ये जरूर गोला बना रहा होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। ये भी देख लीजिए, इसको इधर से मिलाएंगे तो ये क्या एक गोला बन जाएगा जी, क्या बन जाएगा, गोला बन जाएगा। तो ये क्या गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जो किसी खोखले गोले का अंश होता है और उसका एक सतह जो होगा हमेशा रंगा हुआ होगा। तो देख लीजिए, पहले आप गोलीय दर्पण को समझिए। गोलीय दर्पण को हम रंग, किसी भी दर्पण को जब भी, गोलीय दर्पण को जब भी हम लोग रंगते हैं तो राइट साइड से रंगते हैं, यानी ये साइड से रंगते हैं। जब भी रंगेंगे ये साइड से रंगेंगे। अगर आप इस साइड से रंग देते हैं, अगर आप इस तरह से मान लीजिए दर्पण बना दिए और इस साइड से रंग दिए, तो ये कोई दर्पण नहीं हुआ, ये दर्पण नहीं माना जाएगा। क्योंकि दर्पण का जब भी हम रंगते हैं, हम लोग किस साइड से रंगते हैं, राइट साइड से, यानी इस साइड से हम लोग हमेशा रंगेंगे। इसको भी देखो, इस साइड से हम लोग क्या रंगे हैं। जब भी रंगेंगे तो दर्पण को राइट साइड से ही रंगेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह के दर्पण है, अगर हम लोग इस तरह से, अगर आप इस तरह से रंग देते हैं, अगर इस तरह से रंग देते हैं तो ये दर्पण नहीं माना जाएगा, ये गोलीय दर्पण नहीं माना जाएगा। लेकिन देख लीजिए, जब भी रंगना है तो राइट साइड से ही रंगना है। तो गोलीय दर्पण आप लोगों को क्या समझ में आ गया है। तो गोलीय दर्पण को जब भी रंगना है तो राइट साइड में रंगना है। तो गोलीय दर्पण वैसा दर्पण होता है जो किसी खोखले गोले का अंश होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होता है। देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के कैसे हो सकता है। तो गोलीय दर्पण को जब भी हम रंगते हैं तो राइट साइड से रंगते हैं। ये बात आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लड़का इसमें क्या गलती कर देता है, जिस पार से जिस पार से चाहता है वो पार से रंग देता है। तो देख लीजिए, इसको हम क्या रंगेंगे, इस साइड से रंगेंगे, राइट साइड से रंगेंगे। तो एक बार क्या हुआ, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक सतह है, देखिए एक बार धस गया, एक बार क्या हुआ, धस गया है। पर देख लीजिए, ये धस गया है, उसका परावर्तक सतह एक बार क्या धस गया है। लेकिन इसमें आप देख रहे होंगे, ये गोलीय दर्पण ये भी है, गोल है, लेकिन इसका परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह क्या होता है, चिकना। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जब आएगी तो क्या लौट जाएगी, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। तो देख लीजिए, ये परावर्तक सतह क्या है, चिकना है। तो ये परावर्तक सतह उभरा हुआ यानी ऊपर उठा हुआ, लेकिन ये परावर्तक सतह धसा हुआ, ये परावर्तक सतह धसा हुआ। तो गोलीय दर्पण दो तरह होता है। पहला दर्पण का नाम है अवतल दर्पण, या तो इसी दर्पण का दूसरा नाम भी कहते हैं अभिसारी दर्पण। तो पहला दर्पण है अवतल दर्पण और दूसरा दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आप देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं, वैसे गोलीय दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धसा हुआ हो। देख लीजिए, इसका परावर्तक सतह क्या है, धसा हुआ है। तो वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ है। परावर्तक सतह हमेशा चिकना होगा, परावर्तक सतह हमेशा चिकना होगा। और देख लीजिए, इसका जो है राइट साइड से हम इस लोग क्या किए हैं, रंग दिए, एक सतह को राइट साइड से रंग दिए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण में भी कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका ये साइड से रंगेंगे, राइट साइड से रंगेंगे,
देख लीजिए इसका जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है, तो अवतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो, धंसा हुआ हो। तो अवतल दर्पण में जो टोटल जो प्रतिबिंब बनता है, तो देख लीजिए आप लोगों, अवतल दर्पण में जो टोटल प्रतिबिंब बनता है ये क्या होगी आपका अवतल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, परावर्तक सतह धंसा हुआ है। देख लीजिए अवतल दर्पण में टोटल कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा, कुल 6 प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण में कुल 6 प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में कुल 6 प्रतिबिंब बनता है और 5 प्रतिबिंब वास्तविक होता है, 5 प्रतिबिंब वास्तविक होता है। हम अगले वीडियो में बताए थे जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा होगा, जो प्रतिबिंब वास्तविक होगा वो उल्टा होगा। तो देख लीजिए जो 5 वास्तविक प्रतिबिंब कितना बनेगा, 5 बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। तो देख लीजिए तीर क्या नीचे तरफ कर दिए, इसका मतलब क्या, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अगर इस तरह लिखा हुआ तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, अगर देख लीजिए अगर इस तरह का यूरो लिखा हुआ इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो अवतल दर्पण में टोटल 5 प्रतिबिंब 6 प्रतिबिंब बनेगा, 5 प्रतिबिंब वास्तविक होगा और 1 प्रतिबिंब आभासी होगा, 1 प्रतिबिंब आभासी होगा, 5 को वास्तविक होगा और 1 आभासी होगा। तो एग्जाम में पूछे अवतल दर्पण में कुल कितना प्रतिबिंब, तो 6 प्रतिबिंब, 5 प्रतिबिंब वास्तविक, 1 प्रतिबिंब आभासी। तो आप लोग को ये क्वेश्चन पूछेगा क्या अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है, तो हाँ अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो देख लीजिए अवतल दर्पण में वस्तु का आभासी तथा वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा, तो देख लीजिए जो आभासी है वो क्या रहेगा, सीधा, और जो वास्तविक है वो क्या रहेगा, उल्टा। तो अवतल दर्पण में सीधा तथा उल्टा दोनों तरह के प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में सीधा उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। अगर एग्जाम में पूछे कि किस तरह का जो दर्पण है जिसमें वस्तु का बड़ा भी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा, तो वो है अवतल दर्पण। यहाँ पे अवतल दर्पण क्या है, बापू है, कुल मिला 6 प्रतिबिंब बनाता है, 6, जिसमें 5 गो रियल होगा, 5 गो रियल होगा और 1 आभासी होगा, 1 आभासी होगा, जो आभासी होगा वो सीधा होगा। तो आप लोग अवतल दर्पण समझ लिए, अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब, 5 गो वास्तविक, 1 आभासी। ठीक, अब अगले देख लीजिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, उसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जो चिकना हो। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जो चिकना हो, जो प्रकाश की किरण को क्या करेगा, परावर्तित करेगा। तो वैसे दर्पण जो जिसका परावर्तक, वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो देख लीजिए ये क्या है, उत्तल दर्पण है। हम पहले आप लोगों को बताएं जब भी रंगना है तो राइट साइड से रंगना है। अगर आप इस तरह से कर देते हैं, देख लीजिए इसका भी उभरा हुआ है लेकिन आप इस तरह से रंग देते हैं, अगर आप कहीं इस तरह से रंग देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये मान लीजिए ये भी देखिए उभरा हुआ है, ये भी क्या देख लीजिए उभरा हुआ ही है। लेकिन अगर आप इस तरह से रंग देते हैं, देख लीजिए लेफ्ट साइड से रंग रहे हैं, अगर इस साइड से आप लोग क्या रंग देते हैं, अगर इस साइड से रंगते हैं तो ये दर्पण माना ही नहीं जाएगा। जब भी दर्पण को रंगते हैं तो राइट साइड से रंगते हैं। तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण में मात्र 2 ही प्रतिबिंब बनता है, मात्र 2 प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में मात्र 2 प्रतिबिंब बनता है। कुल कितना प्रतिबिंब, 2 प्रतिबिंब। अब दोनों प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी। आभासी बोले तो काल्पनिक, आभासी बोले तो काल्पनिक, और आभासी बोले तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। तो देख लीजिए सीधा का क्या यूरो दे दिए हैं। जैसे हम बोले आभासी तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। वास्तविक बोले तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। अगर वास्तविक बोले तो प्रतिबिंब उल्टा और आभासी बोलेंगे तो प्रतिबिंब सीधा। तो देख लीजिए एरो यहाँ पे क्या इस टाइप से दे दिए और वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनेगा। केवल कितना प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। तो उत्तल दर्पण में वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और वो 2 ही प्रतिबिंब बनता है और 2 ही क्या, और दोनों प्रतिबिंब आभासी होता है, अर्थात यानी क्या, काल्पनिक होता है। अगर प्रतिबिंब काल्पनिक है तो वस्तु का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा। अगर आपको प्रतिबिंब सीधा चाहिए तो आप लोग क्या उत्तल दर्पण का उपयोग कीजिए। और जो इसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और जो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा वो छोटा बनेगा। और अवतल दर्पण में क्या क्या बनता था, बड़ा भी बनता था, छोटा भी बनता था और बराबर भी बनता था। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन ऐसा दर्पण है जिसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण।
कौन सा प्रतिबिंब है, तो छोटा, कौन ऐसा दर्पण है जिसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब कौन ऐसा दर्पण है जिसमें छोटा बड़ा बराबर सब तरह का प्रतिबिंब बनता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो आप लोगों को उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आ गया। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या पॉइंट, इसमें हम लोग को पढ़ना है। तो कोई भी गोलीय दर्पण है, देखिए हम गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण का एग्जाम्पल लिए हैं, यह एक तरह का क्या अवतल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो कोई भी अवतल दर्पण में ये पहला क्या, कुल 7 बिंदु को हम लोग को क्या देखना है। तो पहला बिंदु होता है ध्रुव। कोई भी गोलीय दर्पण हो उसमें एगो ध्रुव होगा, उसमें एक वक्रता केंद्र होगा और उसमें एक वक्रता त्रिज्या होगी और उसमें एक फोकस बिंदु होगा और फोकस दूरी और प्रधान अक्ष, इसी का दूसरा नाम है मुख्य अक्ष, और एक तो क्या द्वारक होगा। तो इस 7 बिंदु के बारे में हम लोग को क्या पढ़ना है कि गोलीय दर्पण में आखिर ये बिंदु होता कहाँ है और क्या होता है और कैसे बनता है। सबसे पहले देख लीजिए, ये जो आपको किरण दिख रहा है ये क्या है, आपतित किरण। तो हम मान लिया आपतित किरण, यहाँ से देख लीजिए प्रकाश जा रहा है, इसीलिए क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण जैसी दर्पण पे लगा, गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, जैसे अवतल दर्पण पे लगा तो ये क्या परावर्तित हो गया, क्योंकि दर्पण क्या करता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो जैसे ये गया फिर ये क्या लौट आया, तो ये परावर्तित किरण हो गया और ये आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। अब परावर्तित किरण के बाद जिस बिंदु पे काटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस बिंदु। और फोकस बिंदु को एफ द्वारा सूचित किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोकस बिंदु, और फोकस बिंदु को एफ द्वारा सूचित किया जाता है। और गोलीय दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण या तो उत्तल दर्पण हो या तो अवतल दर्पण हो, उसमें जो बीच पॉइंट होगा, जो एकदम से बीच दिख रहा होगा, उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है, ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है। ध्रुव जो होता है गोलीय दर्पण के बिल्कुल ठीक बीचों बीच में होता है। तो ध्रुव आप लोगों को समझ में आ गया, ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है, गोलीय दर्पण के बीचों बीच में होता है। इसके बाद आता है वक्रता केंद्र। तो कोई भी गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का अंश होता है, किसी खोखले गोले का अंश होता है, तो उसको एक केंद्र मान के बनाए होंगे कि नहीं। अगर 10वां में लोग पढ़े होंगे, अगर चाप आप लोग देखिए होगी, कोई भी अगर चाप लेके बनाएंगे, अगर इस तरह से बनाएंगे, मान लीजिए इस तरह से बनेगा तो कोई केंद्र होगा ना। देखिए नहीं, इस तरह से मिला दीजिए इसको, इस तरह से अगर मिलाएंगे तो ये एक केंद्र इसका जरूर बनेगा। तो वो जो केंद्र होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। तो इसको हम लोग क्या मान लिए, वक्रता केंद्र मान लीजिए। अगर यहाँ से आप लोग इसे मिलाइएगा, इस तरह से मिलाइएगा, तो ये क्या बन जाएगा, खोखला गोला बन जाएगा। तो जो किसी खोखले गोले का अंश होता है उसका जो केंद्र मानते हैं हम लोग, वही क्या होता है, वक्रता केंद्र। अगर मान लीजिए केंद्र मान लिया, अगर कोई गोला बन रहा है तो उसका कोई त्रिज्या तो होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ की दूरी वक्रता त्रिज्या, इसको बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है। देख लीजिए, वक्रता त्रिज्या को क्या बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद आता है फोकस बिंदु। तो आपतित किरण, जब ये मुख्य अक्ष है, जब आपतित किरण इसके समानांतर आती है, तो फिर परावर्तन के बाद जब दर्पण से परावर्तन होता है तो मुख्य अक्ष को जहां पे काट देती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। फोकस बिंदु को एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद निचला पॉइंट आता है, 5वां पॉइंट, फोकस दूरी। जो फोकस दूरी होता है, वो जो फोकस बिंदु है, ये क्या है, फोकस बिंदु, और यहाँ तक जो यहाँ पे क्या है, ध्रुव है, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। इनकी जो बीच की दूरी होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। इसको सूचित किया जाता है छोटी एफ के द्वारा, इसको सूचित किया जाता है छोटी एफ के द्वारा, इसको सूचित किया जाता है बड़ी आर के द्वारा। ये होता है वक्रता त्रिज्या। तो आप लोग देखने से भी पता चल रहा होगा कि वक्रता त्रिज्या ज्यादा बड़ा है और फोकस बिंदु क्या है, कम है। कम ही नहीं बल्कि ये जो फोकस दूरी है, ये क्या आधा होता है वक्रता त्रिज्या का। फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। यहाँ से देख लीजिए, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक लग रहा है, उतना ही दूरी क्या यहाँ से यहाँ तक लग रहा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो कुल मिला के 10 सेंटीमीटर। यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, या तो इसी को और तरह से बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी से दुगनी होती है। तो आप लोगों को फोकस दूरी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। ये जो दर्पण को जो यहाँ पे जा रहा है बीचों बीच काटते हुए, जो ध्रुव के दर्पण के ध्रुव से जो एक लाइन जा रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण का क्या, मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष हम बोलते हैं। इसके बाद आता है द्वारक। तो दर्पण का द्वारक जो होता है, दर्पण की चौड़ाई को हम दर्पण का क्या बोलते हैं, द्वारक। देख लीजिए इतना चौड़ा है, देख लीजिए बहुत द्वारक समझिए। देखिए तो आप लोगों को द्वारक क्या होता है, दर्पण की चौड़ाई। तो यहाँ तक देखिए इतना क्या है, दर्पण की चौड़ाई है, तो इसका द्वारक ज्यादा है। आप लोगों को 2-4 को फोटो बना के दिखाते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि किसका द्वारक ज्यादा बड़ा है।
ये भी देख लीजिए कोई दर्पण है, ये भी कोई दर्पण है, रंग देते हैं। तो बताइए किसका द्वारक ज्यादा होगा, किसका द्वारक ज्यादा होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बनाइए। 1 नंबर की 2 नंबर, 1 नंबर की 2 नंबर। तो देख लीजिए इसका द्वारक जो है इतना ही छोटा है और इसका देख लीजिए इतना बड़ा है, तो इसका द्वारक ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये दर्पण की चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। देख लीजिए क्या है, ज्यादा है, तो द्वारक इसका ज्यादा बड़ा है। आप लोगों को सबका परिभाषा भी मिल जाएगा, आगे देख लीजिए क्या है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के जो मध्य बिंदु होता था बीचों बीच में, जो बीचों बीच में आप लोगों को दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं, दर्पण का क्या बोलते हैं हम लोग, ध्रुव बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या था, दर्पण का ध्रुव था। के बाद देख लीजिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पहले बता दिए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का अंश होता है उसके केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का अंश होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का अंश होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये बड़ी आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद देख लीजिए मुख अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से जाने वाली रेखा को हम लोग क्या, जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को हम लोग क्या, किसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या तो प्रधान अक्ष कहते हैं। दिखा देते हैं यहाँ पे, देख लीजिए चित्र देख लीजिए। ये क्या था, वक्रता केंद्र यहाँ पे था, यहाँ पे क्या फोकस बिंदु है, तो वक्रता केंद्र यहाँ पे क्या है सी, और यहाँ देख लीजिए ध्रुव है। इससे जो जाने वाली रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं या तो प्रधान अक्ष कहते हैं। के बाद आता है क्या, फोकस बिंदु या तो मुख्य फोकस। तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाशीय किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को फोकस बिंदु या तो मुख्य फोकस कहते हैं। देख लीजिए मान लीजिए कोई दर्पण है, ये क्या है, कोई दर्पण है, ये कोई मान लीजिए दर्पण, तो ये देख लीजिए ये मुख्य अक्ष है, ये मान लीजिए मुख्य अक्ष है। तो यहाँ जो आपतित किरण आ रहा है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे काटेगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस या तो फोकस बिंदु। दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस या तो फोकस बिंदु। तो मुख्य फोकस या फोकस बिंदु को बड़ी एफ द्वारा सूचित किया जाता है, बड़ी एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बाद फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे दर्पण का क्या है, ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव पी है, यहाँ पे फोकस बिंदु एफ है। तो इनकी जो बीच की दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, उसी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को छोटी एफ द्वारा सूचित किया जाता है, फोकस दूरी को छोटी एफ द्वारा सूचित किया जाता है, छोटी एफ द्वारा क्या सूचित किया जाता है। और द्वारक बता दिए, दर्पण की चौड़ाई को हम लोग क्या द्वारक कहते हैं, तो दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। तो आप लोगों को गोलीय दर्पण के बारे में सारा चीज पता हो गया, कहाँ पे ध्रुव होता है, कहाँ पे वक्रता त्रिज्या होता है, क्या वक्रता त्रिज्या होता है, क्या फोकस दूरी होता है, आप लोग को पूरा समझ में आ गया। आप लोगों को क्या हम बताए थे, गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु के बीच संबंध। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अगर प्रूव करना है तो 5 मार्क्स में आता है। जो आप लोगों को जब हम ये प्रकाश का परावर्तन का 5 से 6 लेक्चर करेंगे, इसके बाद अगर खत्म हो जाएगा तो अंत में जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को ये प्रूव करके दिखाया जाएगा, क्योंकि ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो आप लोगों को जो 6ठा या 7वां वीडियो होगा प्रकाश का परावर्तन का, उसमें आप लोगों को ये प्रूव करवाया जाएगा। फिर दर्पण सूत्र भी हम लोग क्या प्रूव करके देंगे, क्योंकि जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु के बीच जो संबंध होता था वो R बराबर 2F, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसी को क्या लिख सकते हैं, F का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, छोटी F का मान निकालेंगे तो F बराबर कितना हो जाएगा, R/2। तो जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी। तो यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन ये देगा कि यदि वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितना होगी, तो वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी से आधी होगी, तो कितना होगी, तो 100/2 यानी कितना 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर क्या होगा, इसका फोकस दूरी होगा। तो आप लोगों को क्या इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इसको प्रूव करने पूछ दिया तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा।
देख लीजिए क्वेश्चन भी है, यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसका फोकस दूरी कितना होगा। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या बोले तो आर दिया हुआ कितना 50 सेंटीमीटर, आर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए फोकस दूरी यानी एफ, तो एफ बराबर फार्मूला होता है r/2, तो आर का मान कितना है 50 सेंटीमीटर, आर का मान 50/2 यानी कितना आ गया फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। क्या पता क्वेश्चन में आपको अगर फोकस दूरी दे दे, अगर फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो इससे पूछेगा वक्रता त्रिज्या कितना होगा, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा, इससे दुगनी कितना 40 सेंटीमीटर। यहां से आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और आप लोग क्या बना दीजिएगा, और ये जो प्रूव करने बताएंगे तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, वो भी आप लोग बना दीजिएगा। तब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम आप लोगों को पहले बताए थे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, जबकि और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। अपसारी नाम से पता है, अपसारी मतलब फैल जाना, अपसारी मतलब होता है प्रकाश की किरणों का क्या फैल जाना, तो अपसारी का मतलब होता है फैल जाना। तो देख लीजिए उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, ये देख लीजिए उत्तल दर्पण है, ये क्या है उत्तल दर्पण, ये क्या उत्तल दर्पण, क्योंकि इसका परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ है, और दर्पण का हम किस तरह रंगे हैं राइट साइड से, ये हो गया उत्तल दर्पण का क्या प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, जो प्रधान अक्ष है उसके समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फैल जाती है। देख लीजिए ये फैल रहा है, ये क्या फैल रहा है, जैसी प्रकाश की किरण इधर जाएगी फैल जाएगी, इधर जाएगी उसके बाद क्या होगी फैल जाएगी। तो उत्तल दर्पण में होता क्या है, जब उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जितना भी किरणें जाती है तो दर्पण से जैसी टकराती है इसके बाद क्या फैल जाती है, इसीलिए उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी का मतलब होता है फैलना। तो जैसी गोलीय दर्पण में जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में अब जैसी मुख्य अक्ष से समांतर किरण गुजारिएगा तो क्या करेगा फैला देगा, इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अब आता है, अब देख लीजिए उत्तल दर्पण समझ में आ गया। और अवतल दर्पण को जो कहा जाता है, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को कहा जाता है अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण भी क्या कहते हैं। तो अवतल दर्पण का देख लीजिए, अवतल दर्पण का चित्र कैसा बनेगा, तो ऐसा बनेगा, इसका परावर्तक सतह क्या होता है धंसा हुआ होता है, इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। ये क्या इसका हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये क्या इसका मुख्य अक्ष है। चित्र बनाने आप लोग क्या सीखिए इसमें कि किस तरह से आप लोग चित्र बना सकते हैं। तो देख लीजिए क्या मुख्य अक्ष है, तो अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण जाती है तो दर्पण से जैसी परावर्तन होती है तो क्या एक बिंदु पे फोकस हो जाता है, अभिसरित मतलब होता है एक जगह प्रकाश को इकट्ठा हो जाना, एक जगह प्रकाश का क्या इकट्ठा हो जाना। तो देख लीजिए जैसी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पे क्या इकट्ठा हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पे इधर से गया फिर इकट्ठा हो गया, यहाँ पे ये जो बिंदु दिख रहा है इसी को बिंदु को बोलते हैं हम लोग फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु पे क्या इकट्ठा हो जाता है सारा प्रकाश इकट्ठा हो जाता है। इसलिए अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते थे, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को फैला देता था। अब आता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। बिहार बोर्ड में फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है 2 मार्क्स में, यहाँ से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है, तो धंसा हुआ होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ है। और क्या जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो उभरा हुआ होता है। और देख ली इसमें बड़ा छोटा और बराबर भी प्रतिबिंब बनता है, बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, जबकि इसमें केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है, केवल 2 ही प्रतिबिंब बनता था, दोनों प्रतिबिंब छोटा बनता था। टोटल 6 प्रतिबिंब बनता था, कुछ प्रतिबिंब बड़ा बनता है, कुछ छोटा बनता है और कुछ बड़ा बराबर बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा दोनों बनता है, क्योंकि इसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, इसमें आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो जो आभासी बनेगा वो सीधा बनेगा और जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वह है उत्तल दर्पण। इसमें केवल क्या सीधा प्रतिबिंब बनेगा,
इसका जो फोकस दूरी होता है, इसका जो फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। ये बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा क्वेश्चन। आप लोगों को जब चिन्ह परिपाटी बताएंगे तो आप लोगों को ये पता भी चल जाएगा कि ऋणात्मक होता कैसे है। तो आप लोग अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी बोले तो छोटी है, फोकस दूरी बोले तो छोटी है जो होता है वो ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है छोटी है वो धनात्मक होता है, अर्थात क्या पॉजिटिव होता है, अर्थात पॉजिटिव होता है, इसका निगेटिव होता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आप लोगों को अंतर समझ में आ गया कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आखिर अंतर होता क्या है। इसके बाद आप लोगों को देख लीजिए, वो क्वेश्चन यहाँ पे स्लाइड आ गया था, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष है, ये अवतल दर्पण है, इसका ये क्या है प्रधान अक्ष, ये जो दिख रहा है वो क्या है प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, जाने वाली जो किरणें होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पे क्या फोकस हो जाती है, एक बिंदु पे फोकस हो जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण को, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पे जमा हो जाता है, एक बिंदु पे क्या जमा हो जाता है, इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, जबकि उत्तल दर्पण फैला देता है। आप लोग अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। तो अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। सबसे पहला उपयोग हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण मतलब दाढ़ी बनाने में। आप लोगों को गांव में तो नहीं मिलेगा, वो बड़ा बड़ा 5 स्टार जब जाइएगा होटल तो वहां पे जो सैलून वगैरह होगा तो उसमें अवतल दर्पण का क्या लेंस लगा होगा, क्योंकि तो अवतल दर्पण में होता है, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्या बनेगा बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दाढ़ी जो होता है छोटा छोटा भी होता है और उसमें थोड़ा, अगर थोड़ा सा भी दाढ़ी बचा हुआ तो वो दिख जाएगा बड़ा, और जो बनाने वाला रहेगा उसको बढ़िया से दिख गया तो उसको क्या साफ कर देगा, यानी ठीक से बनाया जाता है। तो दाढ़ी छोटा भी रहेगा और वो बड़ा दिखेगा, बड़ा दिखेगा तो स्वाभाविक बात है जो बनाने वाला रहेगा उसको आराम से क्या बनाते रहेगा। तो अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है हजामती दर्पण में होता है। इसके बाद अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है रोगियों के नाक कान गले देखने में, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है, एक जगह एकत्रित कर देता है। इसीलिए तो डॉक्टर करता क्या है, जब टॉर्च मारता है, जब टॉर्च मारेगा और यहाँ पे एक अवतल दर्पण रखेगा, एक अवतल दर्पण रखेगा और अवतल दर्पण पे प्रकाश मारेगा तो एक जगह इकट्ठा करेगा और वो इकट्ठा करके एक जगह केंद्रित करके वो ऐसा जगह रखेगा ताकि वो क्या गला में देखना है तो गला में केंद्रित करेगा, कान में देखना है तो कान में केंद्रित करेगा। तो जहां पे भी केंद्रित करने रहता है वो कर लेता है अवतल दर्पण के उपयोग से। तो रोगियों के नाक कान गले जो होता है देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सर्च लाइट, सर्च लाइट में भी क्या अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि सर्च लाइट जो होता है, सर्च लाइट मान लीजिए यहाँ से जल रहा है, यहाँ से जल रहा है तो प्रकाश की किरण क्या करेगा एक जगह समांतर फेंकेगा, समांतर फेंकेगा। मान लीजिए यहाँ से हम लोग क्या लाइट, इसमें हम लोग यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ, तो यहाँ जो बल्ब आएगा यहाँ से क्या करेगा इस तरह से क्या करेगा फेंकते जाएगा, तो समानांतर फेंकता है ताकि बहुत दूर तक जा सके, इसीलिए सर्च लाइट में इसका उपयोग करते हैं। और क्या गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी के जो हेडलाइट होता है वहां पे भी किया जा सकता है। मान लीजिए क्या एक अवतल दर्पण है, फिर से आप लोगों को क्या बना के दिखा, तो गाड़ी के आगे में जो रहता है हेडलाइट उसमें क्यों किया जाता है। मान लीजिए क्या एक अवतल दर्पण है, क्या परावर्तक सतह क्या होगा धसा हुआ होगा, इस साइड से हम लोग क्या किए रंग दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा दिए, एक ठो बल्ब लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है एक ठो बल्ब लगा हुआ। तो बल्ब जो लगा हुआ है, तो जो बल्ब लगा हुआ है तो इससे तो प्रकाश की किरण सीधा निकलेगी ही निकलेगी, निकलेगी कि नहीं, सामने वाला प्रकाश तो सीधा ही निकलेगा। ये बात ये देख लीजिए क्या अवतल दर्पण है तो जैसे इससे जाएगा तो फैला देगा, ये क्या कर रहा है ये समांतर कर देगा, क्योंकि जो समांतर किरण आता था ये जगह इकट्ठा कर रहा था, ये क्या करेगा इस तरह से समांतर कर देगा। इसीलिए जो रेलगाड़ी का जो भी गाड़ी का हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि गाड़ी के ठीक सामने सामने लट जाए और बहुत जो आगे में गाड़ी हो या तो व्यक्ति हो सबको अच्छी तरह से देख सके। के बाद टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है, सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है, क्योंकि सिनेमा प्रोजेक्टर दिखाता है तो प्रकाश की किरण को क्या कहता है समानांतर भेद के एक जगह क्या दिखाया जाता है। स्वर कोकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है और टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में भी इसका क्या प्रयोग किया जाता है और लेजर लाइट, लेजर लाइट में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, प्रयोग किया जाता है। तो टोटल 9 प्रयोग है, 9 इंपोर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। अगर सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछेगा तो आप लोग
पांच उपयोग लिख दीजिएगा, बहुत है, लेकिन आप लोगों को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि टेलीस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है, लेजर लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण आखिर करता क्या है? तो प्रकाश की किरण को क्या करता है? फैला देता है। फैला देता है तो मान लीजिए अगर हम रोड है, रोड के चौराहा पे बल्ब लगा दिए, रोड के चौराहा पे क्या लगा दिए? बल्ब। इस तरह का बल्ब लगा हुआ होता है, रोड के चौराहा पे क्या लगा दिए? बल्ब लगा दीजिए। ये मान लीजिए क्या एक बल्ब इसमें लगा हुआ है, तो जब बल्ब लगा हुआ है तो ये बल्ब जो लगा हुआ रहता है, इस तरह से लगा हुआ रहता है। पहले आप लोग एक उत्तल दर्पण बनाइए। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरी हुई हो। ये देख लीजिए गलत बन जाएगा, क्योंकि अगर इस साइड से रंगेंगे तो क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा। हमको बनाना क्या है? उत्तल दर्पण बनाना है। तो उत्तल दर्पण देखिए कैसे बना, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, और इस साइड से हमको क्या रंगना है? क्या परावर्तक सतह क्या उभरा हुआ है। तो करता क्या है इसमें? जो बनाने वाला है तो लाइट करेगा, यहाँ पे एक छिद्र बना के यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे क्या एक बल्ब को क्या करेगा? चिपका देगा, बल्ब को सेट कर दिया जाए। यहाँ पे क्या किया? इसको बल्ब को छेद करके बल्ब को यहाँ पे बैठा दिया जाता है, और यहाँ से अब जो प्रकाश की किरणें निकले ये तो फैली जाएगी, लेकिन जो यहाँ से टकराएगा तो वो भी फैल जाएगा, जहाँ से टकराएगा वो भी फैल जाएगा, जो यहाँ से टकराएगा इसे वो भी फैल। क्या करेगा अवतल दर्पण? उत्तल दर्पण क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? इस तरह से फैला देता है। इस तरह से क्या फैला देता है? इस तरह से अवतल दर्पण पहले सेट कर लेता है उसमें, इसके बाद यहाँ पे क्या बल्ब लगा दिया जाता है, इसके बाद वो फैलाते रहता है। तो अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है सड़क के किनारे लगे बल्बों यानी लैंपों के पीछे किया जाता है, और गाड़ियों के साइड मिरर, गाड़ी के जो होता है वो साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में देख लीजिएगा, कोई भी बोलेरो या तो स्कॉर्पियो किसी भी गाड़ी रहेगा ना, गाड़ी मान लीजिए गाड़ी है, तो उसके किनारे यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है क्या? दर्पण लगा हुआ होता है। वो जो दर्पण है वो रहता है उत्तल दर्पण। उसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये ड्राइवर जो रहता है वो उत्तल दर्पण में देख लेता है कि बड़ा बड़ा बस है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, और बड़ा जो इतना बड़ा बस रहता है उसमें छोटा सा बस दिखता है, जो बड़ा बड़ा बहुत छोटा बहुत सारा गाड़ी है वो सब उसमें छोटा देख लेता है, और ड्राइवर देख लेता है कि पीछे बस है या तो क्या है, और क्या बढ़िया से ठीक से चलाते हुए जाता है। तो उत्तल दर्पण का दो ही उपयोग है, यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया, और दोनों इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दो को लिखिएगा, सड़क के किनारे लगे लैंपों के पीछे किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन हजामती दर्पण की। हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि आप लोगों को हम पहले बता दिए थे कि दाढ़ी छोटा छोटा भी रहे और बड़ा दिखता है। तो जो हजामती दर्पण में होता है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को, जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस बिंदु बोले तो एफ, बड़ी एफ तथा ध्रुव के बीच, ये ध्रुव क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पी, क्या है? ध्रुव है। जब किसी वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखा जाता है, ये मान लीजिए कोई क्या वस्तु है या तो व्यक्ति है, मान लीजिए कोई वस्तु है, जब इसके बीच में रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। इसी गुण के कारण हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा तथा काल्पनिक बनता है, और मुख्य रूप से क्या बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण, मुख्य रूप से क्या बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण इसका उपयोग हजामती दर्पण के उपयोग में करते हैं। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तभी तो दिखेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या है? ध्रुव है, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? फोकस बिंदु है, ये ध्रुव है, इसके बीच जब किसी वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बड़ा बनने लगेगा। लिख दीजिएगा, 2 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद आता है अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में क्यों किया जाता है? सौर जो कुकर होता है एक तरह का क्या बक्सा होता है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे लगा हुआ रहता है, अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है, और प्रकाश की जो किरण होता है एक जगह क्या इकट्ठा हो गया, अगर यहाँ पे पड़ेगा तो उसकी तीव्रता हाई रहेगी, जितना हाई रहेगी उतना ताप निकलेगा, और जो भी इसमें खाना वाना बनाना है वो सारा इसमें क्या होगा? बन जाए। देखिए पहले समझिए, जो भी ये मान लीजिए अवतल दर्पण रखा हुआ रहेगा, वो सोलर कुकर के ऊपर में क्या रहेगा? अवतल दर्पण रखा हुआ रहेगा। अवतल दर्पण इस तरह से रखेगा तो कि जो सूर्य का प्रकाश है इस पे समानांतर चले, मुख्य अक्ष के समांतर चले, अक्ष के क्या जाएगा? समांतर जाएगा। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो एक जगह पे क्या करेगा? केंद्रित करेगा, एक जगह पे केंद्रित करेगा, यहीं पे क्या एक बॉक्स लगा दिया जाएगा, और यहाँ पे बॉक्स लगा दिया जाएगा,
यहाँ पे बहुत हाई तीव्रता के कारण अंदर में इसका क्या खाना वाना बनने लगेगा। तो इसीलिए देख लीजिए, जब प्रकाश की किरण को मुख अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद, प्रकाश के परावर्तन के बाद फोकस पे जमा हो जाता है, इसके फोकस पे जमा हो जाता है। इसी गुण के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। इस गुण के कारण, एक जगह इकट्ठा कर देने के कारण, मतलब जमा करने के कारण ही अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर में किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने सारे क्वेश्चन को क्या लिख के लाए हैं, ताकि क्या एग्जाम में जो पूछे आप लोग बना सके, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। अब आता है गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो गाड़ी की हेडलाइट में आप लोगों को हम पहले बता दिए कि गाड़ी का हेडलाइट मान लीजिए इस तरह से पहले अवतल दर्पण को लगा देता है, इसके बाद यहाँ पे क्या बीच में होल इस तरह से कर देता है, यहाँ पे बल्ब को बैठा दिया। यहाँ पे क्या किया, बल्ब को बैठा दिया। बल्ब को बैठाने के बाद यहाँ जो सीधा प्रकाश निकल रहा था तो निकलेगा ही, सीधा जो निकल रहा था वो निकलेगा ही, लेकिन फिर यहाँ से दर्पण से टकराएगा, फिर ये सीधा हो जाएगा, फिर दर्पण से टकराएगा, फिर ये सीधा हो जाएगा, फिर ये दर्पण से टकराया, फिर सीधा हो गया, ये दर्पण से टकराएगा, फिर सीधा होगा, फिर सीधा होगा, ताकि प्रकाश की किरण के समांतर चले। आप गाड़ी देखिएगा, अगर मान ली बोलेरो है तो उसके क्या समानांतर प्रकाश की किरण जाएगा। देखिएगा जो लाइट रहेगा उसके एकदम ठीक सामने जाएगा, यहाँ पे भी लाइट रहेगा उसके ठीक सामने जाएगा, ताकि आगे वाला जितना भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो या तो व्यक्ति हो, आगे के दृश्य को देख सके, बढ़िया से देख सके। तो किस गुण के कारण हुआ, होता क्या, जब प्रकाश की किरण को मुख बिंदु से भेजा जाता है, मुख बिंदु समझ में आ रहा है, फोकस बिंदु यहाँ पे जो होता था, तो यहाँ पे फोकस बिंदु से देखिए यहाँ पे भेजेंगे तो क्या होगा, समांतर हो जाएगा, क्योंकि जो समांतर किरण आती है तो मुख बिंदु पे फोकस बिंदु पे क्या एकत्रित हो जाता है। जब एकत्रित बिंदु से जब भेजेंगे तो समांतर फैलेगा तो हम किसी चीज को आराम से बढ़िया से क्या सामने वाला देख सकता है। जब प्रकाश की किरण को फोकस बिंदु से भेजा जाता है तो वह प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। आप लोग मात्र 3 ही लाइन लिखिएगा, आप लोगों को टोटल क्वेश्चन का आंसर क्या 2 मार्क्स का होगा, तो 2 मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स का ही पूछा जाता है, तो आप अगर ये चित्र बना दीजिएगा तो और अच्छा, अगर नहीं बनाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप लोगों को 2 मार्क्स मिल ही जाएगा। अब आता है उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीम लाइट या तो स्ट्रीम लाइट में क्यों किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछे या तो इस तरह से पूछ सकता है, उत्तल दर्पण का उपयोग सड़कों के किनारे लगे बल्बों के पीछे क्यों किया जाता है। स्ट्रीम लाइट इसी तरह से होगा, अब ट्रेन पे या तो प्लेटफॉर्म पे जाइएगा ना तो यहाँ पे क्या लाइट लगा हुआ रहेगा, इस तरह से स्ट्रीम लाइट होता है। तो इसमें होता क्या है देख लीजिए, सबसे पहले क्या है, ये देख लीजिए उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है, इस तरह से क्या रहेगा, इस रंग देंगे हम लोग, यहाँ क्या हो गया उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में बीच में होल करके यहाँ पे क्या बल्ब को बैठा दिया जाता है, बल्ब को बैठा दिया जाता है। जो सामना सामनी है वो तो सामने निकलेगा ही, लेकिन जो इसके मुख बिंदु से जाएगा, मतलब मुख बिंदु से जाएगा तो क्या करेगा, फैला देगा, ये इधर से फैला देगा, इधर से इधर फैला देगा, यहाँ से गया टकरा के ये भी फैला देगा, ये भी टकरा गया ये भी फैला देगा और ये भी फैला देगा, ताकि क्या सब जगह प्रकाश फैल सके। सड़कों के किनारे लगे बल्बों के पीछे या तो स्ट्रीम लाइट में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें को प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है, प्रधान अक्ष के समांतर भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद सभी किरणें फैल जाती है, तो परावर्तन के बाद सभी किरणें फैल जाती है। इसी गुण के कारण ही उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीम लाइट में किया जाता है। स्ट्रीम लाइट में किया जाता है, या तो ये भी लिख सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो ये लिखिएगा कि सड़कों के लगे बल्बों के पीछे किया जाता है। तो आप लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हो सकता था इससे क्वेश्चन, हमने आप लोगों को सारा क्वेश्चन बता दिए, जो उपयोग था वो क्यों किया जाता है वो तरह की बता दिए, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से आप लोगों को पूछा जाएगा। आगे देखिए, आगे क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो आप लोगों को हम पहले बता दिए कि साइड मिरर में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण है, जो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वो बहुत ही छोटा बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र बोले तो मान लीजिए दर्पण यहाँ, उत्तल दर्पण यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरह से क्या यहाँ पे मान लीजिए क्या उत्तल दर्पण लगा हुआ है, ये क्या है देख लीजिए उत्तल दर्पण है, ये मान लीजिए क्या उत्तल दर्पण है। तो इसके नीचे मान लीजिए क्या, अगर ये 10 मीटर में भी व्यक्ति रहेगा, 10 मीटर तो नहीं लेकिन 10 मीटर हो या तो 5 मीटर, 5 मीटर के दूर भी कोई गाड़ी होगा, ट्रेन होगा या तो क्या गाड़ी हो या तो बस हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई
गाड़ी या कार लगा हुआ, ऐसे 10 मीटर के दूर में भी रहेगा तो अगर उत्तल दर्पण होगा तो उसको आराम से देख लेगा और उसका प्रतिबिंब आईना में बना देगा, जो उत्तल दर्पण होगा उसमें बना देगा, और ड्राइवर देख लेगा तो देख लेगा कि इतना दूर में क्या ये गाड़ी लगा हुआ है, तो उसको किस तरह से पहुंचना है, किस तरह से उसको क्या टर्न करना है उसको आप लोगों को पता, उसको खुद चल जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है और ये जो प्रतिबिंब बनाता है वो छोटा बनाता है। अगर हम मान लीजिए बस तो इतना बड़ा होता है, बस इतना बड़ा होगा, अगर मान लीजिए कोई कार जा रहा है, कोई कार जा रहा है तो मोटरसाइकिल जा रहा है, मोटरसाइकिल में भी लगा हुआ रहता है उत्तल दर्पण, एक छोटा सा यहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो उसमें अगर जो बस का प्रतिबिंब बनाना, अगर बस जा रहा है तो बस का प्रतिबिंब बनाना, तो बस तो बहुत बड़ा होता है, तो उतना बड़ा हमको उत्तल दर्पण लगाना पड़ता, उतना बड़ा हमको दर्पण लगाना पड़ता, तब ना दिख बनता उसका प्रतिबिंब। लेकिन उत्तल दर्पण का ही तो गुण है, उत्तल दर्पण का जो गुण है वो क्या करता है, जो कितना बड़ा वस्तु उसको छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इससे अगले वीडियो में और इससे आगे बताया जाएगा। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी 2 से 3 चैप्टर, 2 से 3 वीडियो और बनेगा। इसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करवाया जाएगा और इसका जो 5 नंबरिया क्वेश्चन होगा प्रूव करने वाला, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।